क्लास में क्या हुआ था देखो ना एक बार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है, और मास ये मोमेंटम। तो देखो ये लॉज ऑफ मोशन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है हम लोग का। फर्स्ट डे हम लोग क्या थे, तीनों लॉज पढ़ा है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड और थर्ड लॉ। क्लास 10 में था, इसमें तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं होगा। 10th में भी बहुत कुछ था उसमें, ठीक है, हाँ 9th में था, जो भी है। तो अभी इसमें बचा है क्या है, एक फ्रिक्शन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर मोशंस है, हाँ, और तुम्हारा जो बेंडिंग ऑफ रोड जो है ना, जो रोड घूमती है तो देखना जिधर से घूम रही है रोड, एक तरफ इस तरह उठा हुआ रहता है, जरूर देखा होगा, वो भी है। तो जो भी है वो सब हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन अभी फर्स्ट क्या है टॉपिक आज जो हम पढ़ेंगे, इफेक्ट ऑफ फोर्स। लिखो इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, देखो इफेक्ट ऑफ फोर्स में जैसे एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं F1, सपोज इधर से फोर्स लगा रहे हैं F2, यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं F3, यहाँ से लगा रहे हैं F4। तो चारों तरफ से अगर फोर्स लगा है और अगर चारों का रिजल्टेंट जीरो, मान लो ये फोर्स जितना ले रहा है इसके ऑपोजिट में सेम फोर्स लग रहा है, इसमें जितना फोर्स लग रहा है ऑपोजिट में सेम फोर्स लग रहा है, तो ये क्या मोशन में आएगा? नहीं आएगा। दैट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स क्या है? जीरो है। उसी तरह और एक फोर्स लगा दिए, सपोज यहाँ F5, इधर लगा दिए F6, इस तरह सेवरल फोर्स को लगाएं और रिजल्टेंट फोर्स देख रहे हैं वो जीरो, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होगा? जीरो होगा। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट जब मूव नहीं करेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रह जाएगा, तो इसको क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो इस केस में समेशन, इसका मतलब क्या है? स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा क्लास 10 में, इसका मतलब क्या है? सम ऑफ द ऑल डाटा। तो यहाँ पे समेशन क्या लिखेंगे? फोर्स। अच्छा, यहाँ क्या देंगे? कहाँ तक लिए? F इक्वल टू 6 तक लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 6, ठीक है, और I इक्वल्स टू 1। ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सर वैसे I क्या है? ओके, 1 के बाद 2 फोर्स आ रहा है, 3 नहीं लिए, गैप्स नहीं है, 1 2 3 4 लगातार नेचुरल नंबर लिए ना, इसलिए आई। और अगर यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर है तो n लिख देंगे। अब n फोर्स है तो n लिखेंगे, यहाँ 6 फोर्स था 6 लिखें, तो समेशन ऑफ फोर्स क्या हो गया? जीरो। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है। अच्छा, अब बताओ ये अगर जीरो नहीं होता है, इफ नॉट इक्वल्स टू जीरो, तब क्या होगा? बताओ, ये अगर जीरो नहीं होता है तब ये मोशन क्रिएट करेगा, क्योंकि फोर्स लग रही है तो मोशन में आ जाएगा, तब रेस्ट में नहीं रहेगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम नहीं। क्लियर है? तो चलो इसको लिखो, इफेक्ट ऑफ फोर्स, और ये एक डायग्राम लिख लो और एक लाइन लिख लो, लिखा दे रहे, पहले लिखो इसको। हम लिख दे रहे हैं, इफ resultant force acts on a object is zero, then the object acts in equilibrium। देखो इसको मिटाएंगे जल्दी, एक छोटा चीज है, इसको लिख लो।
ठीक है, इसको मिटाएं। नेक्स्ट पे देखो पढ़ना है फ्री बॉडी, इफेक्ट ऑफ फ्री बॉडी। टॉपिक देती चले, छोटा छोटा टॉपिक है। फ्री बॉडी, यहां देखो, अगर मान लो यहां हम एक ऑब्जेक्ट लिए, सपोज इसका वेट है m kg, m किलोग्राम, तो वेट किधर लगता है रे? नीचे लगेगा। और इसको हम एक थ्रेड से बांध दिए और पकड़े हुए, सपोज रिजिड बेस से, तो ये जो वेट अगर रिजिड बेस से किए तो वेट क्या होगा? गिरेगा नहीं नीचे। तो इसको बैलेंस कौन करेगा? न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शंस। तो ये थर्ड लॉ के कारण अगर यहाँ W हो गया m kg, m इंटू जी हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी। m kg मास है, ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट निकल जाएगा। तो इसके ऑपोजिट की तरफ भी तो फोर्स लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। क्या फोर्स लगेगा? उसको कहते हैं टेंशन। क्या बोलेंगे? टेंशन। T स्टैंड फॉर टेंशन। वो टेंशन नहीं है, पढ़ाई का टेंशन नहीं है, टेंशन है। हाँ, तो ये टेंशन क्या होगा? हमेशा पुल होता है, नॉट पुश। याद रखो, रस्सी को कभी पुश कर सकते हो? नहीं, हमेशा खींच सकते हो। तो पुल होगा। टेंशन जो होगा वेट के अगेंस्ट में लगेगा। एक ही रस्सी में एक ही टेंशन होगा, याद रखो। अगर थ्रेड एक ही है तो एक ही टेंशन होगा। और टेंशन का सिंबल क्या है? T। और T इक्वल्स टू क्या होगा? जितना उस पर वेट लग रहा है। अगर बैलेंस पोजीशन है तब, अगर बैलेंस में है, अगर वो नहीं गिर रहा है तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg। ये कंसेप्ट एक रखो। लेकिन अगर पुली में हम रस्सी बांधकर कुछ खींचते हैं ना, भारी चीज को उठाने के लिए, या पहले जमाने में कुआं के पास देखना पुली लगा हुआ रहता था। उस टाइम मोटर नहीं हुआ करता था और चापाकल भी बहुत कम घर में रहता था। तो कुआं से पानी इस तरह उठाओगे तो लगेगा ना। तो हमको डायरेक्शन को कन्वीनियंट बनाने के लिए हम लोग पुली यूज करते थे। ठीक है, तो पुली में क्या करते थे? रस्सी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करते थे और ये अपवर्ड डायरेक्शन में क्या जाता था? भरा हुआ बाल्टी पानी। अभी भी गांव में बहुत कुछ है इस तरह का। तो ये तब उस टाइम क्या होगा? ये तो बैलेंस पोजीशन में होगा ना। अगर बैलेंस नहीं है, ये देखो न्यूटन में आता है, ये बैलेंस पोजीशन में तो दोनों इक्वल है। कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर बोलेगा ये रस्सी से बांध देंगे और ये रिजिड बेस से है, रिजिड बेस मीन्स हिलने वाला नहीं है, फिक्स्ड है। जैसे पंखा हैंग किया हुआ है, वो नहीं गिरेगा। उसी तरह रस्सी से अगर इसको बांध देंगे तो नहीं गिरेगा। तो उस टाइम टेंशन निकालने का बहुत आसान तरीका, मास निकाल लेंगे, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मास है 10 kg, जी को 10 पकड़ लो तो 100 निकल, इजी है। लेकिन अगर हाँ बोलो, हाँ वैल्यू तो निकल जाएगा ना, इजी है। चलो मल्टीप्लाई करना तो बहुत इजी चीज है। लेकिन अगर पुली का केस में है, देखो पुली में इस तरह घिरनी टाइप का होगा, नीचे थ्रेड है और इधर से हम लोग पुल कर सकते हैं। अब हम सोच रहे हैं कि यहाँ देखो हम लोग इस तरह पकड़ रहे हैं कि यहाँ पर एक मास दे दिए और यहाँ अलग मास दे दिए। ठीक है, यहाँ मास दिए m1 और यहाँ मास दिए m2, तो वेट दोनों तरफ लगेगा। यहाँ वेट क्या होगा? m2g। यहाँ वेट क्या होगा? अब मान लो ये भारी है तो पुली किधर घूमेगा? अगर ये भारी है तो पुली किधर घूमेगा? क्लियर है? पुली का घूमने का किस पर डिपेंड करेगा? वेट पर। इधर अगर वेट ज्यादा है तो इधर घूमेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये यहाँ पर भी टेंशन लगेगा या नहीं? और अगर ये भारी है तो ये इधर घूमेगा इस डायरेक्शन का। जब ये वेट ज्यादा है तब इधर भी टेंशन लगेगा। ठीक, टेंशन का डायरेक्शन हम लोग कन्वीनियंट करेंगे, अपने से देखेंगे, जिधर हम लोग को सुविधा देंगे। लेकिन टेंशन एक ही लगेगा। एक रस्सी में टेंशन एक, दो रस्सी आ जा रही है यहाँ पर तो दो। अगर एक ही रस्सी है तो एक टेंशन देंगे। अगर जॉइंट है उस बीच में वेट आ गया तो दो टेंशन देंगे। जैसे ये रिजिड बेस से यहाँ एक बॉल डाल दिया, यहाँ एक बॉल डालेंगे तो दो टेंशन होगा। इसका टेंशन नॉट इक्वल टू इसका टेंशन, T1 इज नॉट इक्वल टू T2। लेकिन एक ही रस्सी है तो टेंशन दोनों तरफ इक्वल होगा। ये एक ही रस्सी है तो टेंशन क्या होगा? इक्वल होगा। टेंशन क्या होता है रे? जो पुल कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में जो लगेगा। क्लियर है? तो ये दो केस में देखो, हम पहले मान लेंगे कि ये ग्रेटर मास है तो ये इधर घूमेगा
तो इधर घूमेगा तो इसका कैलकुलेशन देखो कैसे कर रहे हैं। इधर पर लिख लिया ना। हाँ यहाँ देखो, इफ m2 इज ग्रेटर देन m1 तब घूमेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज। अब निकालो बैलेंस कौन करेगा रे, कौन बड़ा होगा, t ना m2। अगर गिर रहा है तो इसमें टेंशन कम है, अगर टेंशन बड़ा होता तो ये ऊपर उठता। डायरेक्शन देखो दे दिए, ये गिर रहा है किधर, नीचे की तरफ, और टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ। अगर टेंशन छोटा है तभी ना वो गिरेगा, और मान लो ये भारी है तो गिरते रहेगा। और अगर हम खाली इसका देखेंगे तो इसको कहेंगे फ्री बॉडी, ये किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये फ्री बॉडी। कैलकुलेशन के लिए सुविधा के लिए फ्री बॉडी क्या है, जिस पार्ट का हम निकालेंगे उस पार्ट को हम लोग नोटिस करेंगे। सर अगर M2G नीचे जा रहा है, हाँ तो ये ऊपर जाएगा, तो सर टेंशन किधर लगेगा? हाँ अगर नीचे जा रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, और इसमें ऊपर जा रहा है तो टेंशन किधर? हाँ इसमें ऊपर जा रहा है तो ये उठ जा रहा है तो टेंशन भी लगेगा उधर। यहाँ देखो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन हम अपने से बैठाएंगे, पहले इसमें आता है उसके बाद इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अगर इस पार्ट में फ्री बॉडी मीन्स जिस पार्ट का हम निकालेंगे जस्ट उसको देखेंगे। अभी कौन सा चीज कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फोर्स का इफेक्ट हो रहा है ना, तो फ्री बॉडी जिस पार्ट का निकालेंगे, फिर टोटल बॉडी का निकालेंगे हम, पहले इस पार्ट का देखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखो तो m2g बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा रे, टेंशन से, तो टेंशन उससे माइनस कर दे रहे। मान लो 20 न्यूटन नीचे लग रहा है और 12 न्यूटन का टेंशन है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा 8, 20 - 12। तो ये माइनस टेंशन इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन सेकंड लो, मास इनटू, यस, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है और एक्सेलरेशन ए जी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि ये जो भारी के कारण गिर रहा है तो ये ऊपर उठ रहा है ना, तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया। क्या है फॉर्मूला, m2g - t = m2a। ये इक्वेशंस 1 लिखो इसको। अगर सर अपवर्ड की तरफ है, हाँ इधर देखेंगे अपवर्ड जाएगा, ये डाउनवर्ड तो ये अपवर्ड होगा। अब इसका भी लिखेंगे, ये इक्वेशन 1 पे ये तो लिख लो इसको, और ये लिखो, यहाँ एक लाइन लिख लो, if m2 is greater than m1। अच्छा तुम लोग का टेस्ट चालू करेंगे, कब से करेंगे बताओ, सर अभी मत कीजिए, कब एग्जाम है, हम क्वेश्चन बनाएंगे इसीलिए बोल रहे हैं। हम लोग स्कूल एग्जाम है क्या? 27 से तुम लोग एग्जाम कब से है, 27 से, तो एग्जाम कंप्लीट कब हो रहा है एग्जाम, 6 तारीख को। तो ठीक है, जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा हम क्वेश्चन पेपर बनाएंगे, टेस्ट लेंगे, लेकिन एमसीक्यूज में, ठीक है, क्योंकि 11 में अभी नवंबर में एमसीक्यूज होगा ना। हां सर, तो ले लीजिए फर्स्ट चैप्टर। अच्छा इसका एग्जाम है, केबी में एग्जाम है, केबी में एग्जाम नहीं है। जैसे बात से हम लोग का नवंबर से एग्जाम। हाँ तो ठीक है, इसका 6 अक्टूबर एग्जाम कंप्लीट होगा ना, उसके बाद टेस्ट लेंगे एमसीक्यूज में, ठीक है। हाँ तो ठीक है, करेंगे एक ही चैप्टर, तो चलो इसको जल्दी लिखो। सर इफ m2 ग्रेटर देन m1, हाँ m2 इज ग्रेटर देन m1, तो ये लिखो, ये समझ के लिखना है, ये समझ में आया कि नहीं, क्यों ये हुआ है ठीक, तुम बताओ, t क्यों माइनस क्यों, t छोटा है क्योंकि ये गिर रहा है, अगर ये ऊपर उठ रहा है तब टेंशन बड़ा हो जाएगा, क्लियर है। चलो इसको लिखो। अब सेकंड केस में ये वाला में m1 में देखो, तुम ही लोग बताओ क्या होगा, यहाँ पर कौन बड़ा है रे, यहाँ कौन बड़ा है रे, t बड़ा है ना, तो t माइनस कर देंगे, t - m1g इक्वल्स टू m1a। किसी का कोई प्रॉब्लम है पूछो, बता सर ये क्या प्रॉब्लम है। अपवर्ड की तरफ जाएगा तो ये होगा। हाँ इसका टेंशन ज्यादा है, ये तो डाउनवर्ड लगेगा ना, जी हमेशा डाउनवर्ड, लेकिन ये ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब डाउनवर्ड से ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो टेंशन नीचे लगेगा, ये नीचे लगेगा ना, ये नीचे लग रहा है, ये ऊपर उठ रहा है। हाँ टेंशन इसका ऑपोजिट में, डायरेक्शन अपने मन से करो ना, ये हुआ, क्लियर है। चलो लिखो इसको। और तुम्हारा क्या प्रॉब्लम था बताओ, जिधर वेट है ना तो लूज है, तो उसको टेंशन के पीछे सर m2 इधर वेट इधर जाएगा ज्यादा, तो सर, m1 तो ऊपर जाएगा ना। देखो ये नीचे आ रहा है ना, हाँ तो m1 तो ऊपर जाता जाएगा ना। ये ऊपर जा रहा है, हाँ तो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है, टेंशन ऑपोजिट में लगता है ना, नीचे लग रहा है, तब ना माइनस करेंगे, सेम डायरेक्शन में तैयार हो जाएगा। टेंशन कहाँ लगाना, ऊपर लगाना है या नीचे? जिधर वेट है उसका ऑपोजिट में लगाना। टेंशन बिना भी लगता है।
टेंशन का डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ टेंशन बड़ा है, ठीक है। डायरेक्शन से उतना, एक मिनट क्लियर करने दो, डायरेक्शन से तुम्हारा उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम होगा आइदर टेंशन बड़ा है ना वेट बड़ा है, ये बताओ। उसके बाद हम डायरेक्शन बड़ा है, कौन बड़ा है? सर वेट यहाँ पर वेट बड़ा है, यहाँ वेट कम है, तब ना ऊपर उठ रहा है, हाँ वेट कम है, तो ये वेट कम है, इसको टेंशन से माइनस जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब हमको टी ऐड करो इक्वेशन 1 और 2 को, देखो यहाँ ऐड करेंगे तो क्या क्या कटेगा बताओ, कट जाएगा, ये कटेगा, बताओ क्या होगा। उसका जी को कॉमन ले लेते हैं, उतना कैलकुलेशन नहीं करना है, जी को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? किसी का कोई प्रॉब्लम? सर क्या ऐड? हाँ ऐड कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सर ये को भी तो कॉमन इधर है ना लेफ्ट साइड का, इधर राइट हैंड, इधर ए को कॉमन ले लो, इधर ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 प्लस और ब्रैकेट के अंदर बाहर a, क्लियर है। तो a यहां से निकालेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा बताओ? m2 माइनस m1 इंटू जी बाय m1 प्लस m2। चलो a का एक्सेलरेशन निकाल लिए, उसको आगे करेंगे, जल्दी लिखो, इसको मिटाएंगे। हमको फाइंड क्या करना है? टेंशन। तो देखो ए निकल गया, तुम लोग अपने से भी कर सकते हो, हम इसको पुट करेंगे आइदर इक्वेशन 1 या 2 में, 1 में पुट करेंगे तो टेंशन निकल जाएगा, ए का वैल्यू ये पुट करेंगे, हो गया बेटा। चलो लिखो, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, यहाँ देखो बोर्ड में हमको क्या निकालना है? टी, तो क्या हो जाएगा? टी इक्वल टू उस साइड ले जाएंगे तो m2g माइनस m2a, है ना, होगा। देखो किसी का कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो, समझ में आया? चलो m2g और माइनस m2a, m2a कितना है यहाँ पर बता, a का वैल्यू बता, हम मिटा दिए। सर m2 माइनस m1 m2 माइनस m1 m2g, हाँ बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब इसको हम तोड़ते हैं, m2g यहाँ क्या होगा बताओ? ये माइनस ही रखो अभी, क्योंकि आगे माइनस है। चलो एलसीएम लो, नेक्स्ट, यहाँ तक उतारो जल्दी। सर टी का वैल्यू मतलब टी को इधर किए हाँ। और ए का वैल्यू बैठाएं। हाँ बस यही काम किए, कोई प्रॉब्लम तो पूछो, प्रॉब्लम है? नहीं तुमको समझ में आ रहा है? हाँ सर। लग रहा है नींद आ रही है। मतलब ये रखो, सेंसिटिवली पढ़ो, प्रॉब्लम होगा बाद में, जब पूरा आ जाएगा ना मटेरियल तो दिक्कत हो जाएगा, इससे क्लियर करते चलो। अब इसके बाद क्या करेंगे बताओ? एलसीएम लो, m1 प्लस m2 एलसीएम होगा, है नहीं? अरे वो दूसरा चीज है, तुम मैथ मत लो, बायो लो। तुम तो गड़बड़ कर देंगे। तो m1 m2 रेशियो है कोऑर्डिनेट का, और उसमें m1 का मास है, बोलो। तुम बाजी चेंज करो, इसमें चेंज कर दो। ऊपर वाला मिटाए, तो ऐसा वर्ड आएगा ना, तो यार बोलने चलो t इक्वल टू तब क्या होगा? एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा?
M1 प्लस M2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, होगा ना? कितना होगा? M1 M2 G प्लस M2 स्क्वायर G माइनस M2 स्क्वायर G। चेक करो कहीं गलती ना हो जाए। क्या क्या कटेगा? सर M1 M2 G कट जाएगा। सर एलसीएम किए। हाँ, अब क्या बचेगा यहाँ पर? M2 G माइनस M2 तो 2 हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला अगर नहीं भूलना है तुम लोग को, जी यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ये घेर लो, ये टेंशन का फॉर्मूला निकल गया। प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, नहीं है इसका मतलब आगे निकलते जाएंगे। जहाँ नहीं बोले कुछ बोलेगी नहीं तुम लोग, समझ प्रॉब्लम है? हाँ बता बता बता। हाँ अगर प्रॉब्लम है तो पूछो, नहीं तो फिर आगे निकलते जाएंगे। ये सब जितना चीज पढ़ने क्या है, इफेक्ट सब बिना फोर्स का टेंशन नहीं लगता। इसका माने पुली में जो टेंशन है न्यूमेरिकल्स बनाने देंगे हम कि इधर 10 केजी लटका दिए, 8 केजी लटका दिए, ठीक है? तो मेरा टेंशन कितना है बताओ? तो ये 10 × 8 क्या होगा? 80 × 2 क्या होगा? 160, नीचे 80, 160 डिवाइडेड बाई 18, जी का वैल्यू 10 ले लो, जो आएगा टेंशन नहीं करेगा। क्या झमेला? कुछ नहीं, यहाँ एक्सेल का भी जरूरत नहीं। सर दूसरा वाला जो M2 क्या G है ना, कहाँ से आया? इंटू नहीं करोगे? सर वो तो एक बार आएगा। अरे इसके साथ इसका इंटू नहीं होगा एलसीएम में? यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है तो इंटू नहीं होगा इसके साथ, तो M2 के साथ M2 इंटू नहीं होगा, आएगा दूसरा वाला। मिटा दे इसको। अब देखो टेंशन, टेंशन का कैरेक्टरिस्टिक समझो। टेंशन एक रस्सी के लिए, एक थ्रेड के लिए टेंशन क्या होगा? अलग अलग नहीं होगा। मान लो ये पोजीशन है ए, यहां से हम बांध दी यहाँ पर, इस पोजीशन में टेंशन जितना होगा इस पोजीशन में टेंशन उतना ही होगा, इस पोजीशन में टेंशन नहीं। ये कंसेप्ट माइंड में रखो। लेकिन अगर हम रस्सी यहां से लिए पोजीशन ए से, यहाँ एक मास दे दिए M1, यहाँ एक मास दे दिए M2 और यहाँ दे दिए, हम पुल कर रहे हैं फोर्स F से, तब टेंशन यहाँ मान लो T है, यहाँ क्या होगा? T होगा? नहीं होगा। क्यों? अलग अलग रस्सी हो गया। अब वहाँ टेंशन अलग होगा, जिसको कैलकुलेशन में लाना होगा, ठीक है? तो इस तरह एक ही थ्रेड में टेंशन एक है, अलग अलग थ्रेड में अगर मास बीच में आ जाए, थ्रेड अलग अलग हो जाए तो टेंशन भी बीच में क्या क्या लंबा लेने को बताओ। रस्सी वही रह जाएगा, ठीक है? लेकिन एक मिनट उसको क्लियर करने दो ना, तुम बीच में कहा जिसका जो प्रॉब्लम पूछो। ये कह रहा है कि रस्सी को बीच में मान लो स्टोन बांध दिए और खींच दिया, अब बताओ उसमें जी लगेगा, मास आ गया, तो उसके आगे का टेंशन और पीछे का टेंशन इक्वल कैसे होगा? हम एक छत से रस्सी को बांध दिए, एक यहाँ पर स्टोन लगाएं, फिर एक माला में जैसे होता है ना, और नीचे एक स्टोन लगाएं। अब इस स्टोन में इसका वेट आ रहा है, ऊपर का थ्रेड में दोनों स्टोन का वेट आ रहा है, बीच वाला थ्रेड में खाली इसका वेट आ रहा है, तो क्या टेंशन एक होगा? नहीं होगा। बीच में मास होने से चाहे वो मूव करे चाहे रेस्ट में रहे, बीच में मास होने से टेंशन अलग हो जाए। क्लियरेंस है? क्यों हुआ? एग्जाम्पल बता दें। अब एक लड़का किसी को होता है ना, अरे फिल्म में बहुत दिखाता है कि एक लड़का लटका हुआ पीछे से और एक कोई लड़का गिर रहा है, तो किस पर ज़्यादा टेंशन होगा? रे जो पहले है वो तो अपना वेट ले रहा है, उसका भी वेट पकड़ा हुआ है, और जो नीचे है खाली वो अपना पकड़ा हुआ, तो टेंशन किसका है? ऊपर वाला का ज़्यादा है ना, इंक्लूड हो रहा है ना, तो उसी तरह इंक्लूड हो जाएगा। अब हम इसको पुल करेंगे इधर से, तो इस पर क्या रहेगा? दोनों का टेंशन लगेगा, इस पर एक का। जैसे इंजन है ट्रेन में,
इंजन जितना बॉगी जितना डब्बा लगा है, एक क्वेश्चन था क्लास 9 में शायद, कि हमको अभी भी याद है, करवाए थे कि इस कुछ टन दिया हुआ है इंजन का वेट, डब्बा का वेट, हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन बुक में, हाँ फिजिक्स में था, फिजिक्स में था, F = ma लगाकर उसको इंडिविजुअली निकालना पड़ता था। तो ये खींच रहा है, यहाँ टेंशन अलग होगा, यहाँ टेंशन T1 और यहाँ टेंशन T2 है, तो डिफरेंट टेंशन। इस केस में टेंशन क्या होगा, अभी टेंशन का जो हम फॉर्मूला बताए हैं, तो देखो ये एक्सेलरेशन जरूरी है ना, टेंशन इक्वल टू क्या है, m मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पर मास आएगा खाली m2, इसके लिए क्या होगा 2 आएगा, mg जब नीचे, अच्छा फोर्स इक्वल टू टेंशन होगा या नहीं बताओ, फोर्स इक्वल टू टेंशन, फोर्स mg होता है ना, तो टेंशन इक्वल टू mg हो गया। अब लीनियर में ma होगा, हम यहाँ ma कर दिए मास। अच्छा बताओ यहाँ टेंशन में कितना, इसको किसको खींचना पड़ेगा, ओनली इसको, तो यहाँ m1 लेंगे इक्वल्स टू टेंशन कितना है रे, सर 2m पर, हाँ यहाँ पर टेंशन देखो क्या होगा, एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा, यहाँ टेंशन है T1, ये T1 होगा ना, बताओ इसका टेंशन ओनली m1 इंटू a, और a क्या होता है, a इक्वल्स टू f/m पढ़ा होगा, f टोटल m मास कितना है रे, m1 प्लस m2, तो हम यहाँ लिख सकते हैं m1 a की जगह लिख सकते हैं f/m1 प्लस m2 इक्वल्स टू T1। तो देखो टेंशन T1 कैसे कैलकुलेट किए, कंसेप्ट ठीक करो, F इक्वल टू T, F इक्वल टू क्या है m1 इंटू a, क्यों m1 है, क्योंकि T1 में हम यहाँ देख रहे हैं खाली एक ही मास है, ये नहीं, उसको हमको कोई लेना देना नहीं है, m1 a क्या है f/m, टोटल मास क्या है m1 प्लस m2, तो जहां a है वहां पुट कर दिए, तो टेंशन 1 निकल गया, टेंशन 2 निकालो, चलो टेंशन 2 निकालो, f टेंशन 2 इक्वल्स टू f, अब यहाँ पर टेंशन तो दोनों मास आ जाएगा ना रे, f इक्वल टू क्या होता है m1 इंटू m2, अरे a तो निकाल चुके हैं, बताओ प्रॉब्लम है, एक जगह नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तब जरूरत होगा, ऊपर में हेडिंग दो, टेंशन ऑफ कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट, सर एक्सेलरेशन दोनों का सेम ही होगा, इसीलिए वहाँ f/m जो क्यों उसमें m1 m2 रहेगा, एक्सेलरेशन क्यों सेम होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या एक्सेलरेशन क्यों सेम होगा, अगर एक्सेलरेशन सेम है तो आगे पीछे हो जाएगा, उसको खींचेंगे, अगर दोनों का डिफरेंट एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा रे, आगे पीछे हो जाएगा, एक्सेलरेशन दोनों का सेम है इसीलिए वो एक्सेलरेशन सेम बना है, ठीक है, चलो लिख लो, ऊपर में क्या लिखोगे, टेंशन ऑफ कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट, बहुत सारा कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट, तुम्हारा फिजिक्स कब है निशा, लास्ट में है क्या, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री कितना चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 3 तक, और फिजिक्स में, मैथ्स में, फिजिक्स में 4 चैप्टर, 6, तो ये तो 5th चल रहा है, इसके बाद वर्क एनर्जी है शायद, हाँ वर्क एनर्जी भी हो जाएगा, हो जाएगा, देखो वर्क एनर्जी जो चैप्टर्स है ना, उसके बाद से तुम्हारा फिजिक्स में चैप्टर आने लगेगा, वर्क एनर्जी भी पढ़ाएंगे, इसके बाद ये अभी है, बाकी फ्रिक्शन है, कुछ है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन कुछ पढ़ाएंगे, तो ये अभी जो बोल रहे हैं कि अलग अलग ऑब्जेक्ट का जब थ्रेड से बांधेंगे तो उसका टेंशन भी अलग होगा। अब ऑब्जेक्ट अगर बांधा हुआ नहीं है, जैसे पुश कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट से पुश कर रहे हैं m1 m2, तो उसमें भी टेंशन आएगा, ठीक है, उसमें भी एक देख लेते हैं, यही फॉर्मूला होगा, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम देख लो समझ जाए, ये मिटा दे जल्दी लिखो,
फाइनल में एमसीक्यूज नहीं आएगा सर फाइनल नहीं आएगा। ना, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन है। क्या लगता था? ए बिठाएं इसको। 10-20 का आएगा। नहीं कुछ नहीं, खाली सब्जेक्ट की बात। फाइनल होता है। 11 तो सर एमसीक्यू से होगा। अभी तो जैक में क्या करेगा हमको पता नहीं, लेकिन सीबीएसई जो किया फाइनल में तुम्हारा नहीं होगा, एमसीक्यूज नहीं फाइनल आएगा। एग्जाम जैक में करेगा एमसीक्यूज। फाइनल एग्जाम नहीं हो। पहले पहुंचने तो मतलब सर, यहाँ थर्ड खेल लेवल हमने है। करते हैं। हाँ, थर्ड लेवल है। हाँ, रास्ते में तो बोलो फर्स्ट भी नहीं होगा। मुझे फर्स्ट हो जाएगा। बिठा दे इसको। सर इसी फर्स्ट वजह से तो मार्क्स तो देगा। देश का कल्याण कर दिया आप लोगों ने। देखो सिमिलरली थोड़ा सा देख लो, सिमिलरली अगर एक ये मास है m1 और इसमें एक दूसरा मास यहाँ खड़ा कर दिया m2, अब इसमें f लगा रहे हैं, ये f1 कितना होगा? सिमिलरली सेम वैसे ही होगा। हाँ, f1 इक्वल टू क्या होगा? m इंटू a। यहाँ पर कौन सा मास है? m1। ठीक है, इसी को देख लेना, m2 इंटू a इक्वल टू क्या होगा? देखो f1 समझ लो थोड़ा सा, m इंटू a, m किसके लिए होगा? इसको ना पुल कर रहा है, पुश कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा m2 और m इंटू a क्या होगा? f बाय m1 प्लस, खाली एक जगह नोट कर लो, न्यूमेरिकल्स के लिए जरूरत होगा। समझ में आया? तुमको समझ नहीं आया? आया? हाँ, चलो लिखो इसको। तीन ऑब्जेक्ट भी ले सकता है और एक ऑब्जेक्ट बैठा दो, f2 हो जाएगा वहां पर। चलो तीन ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी लिखो उसको। ये सब लिमिट के लिए जरूरत होगा। अगर यहाँ और एक ऑब्जेक्ट लगा दे, क्या होगा रे? बता सकते हो कोई? m3, तो यहाँ हो जाएगा फोर्स F2। अब जब F2 निकालेंगे तब क्या होगा बताओ? F2 जब निकालेंगे तो क्या हो गया? M3, यस। और F बाई M तीनों में ऐड होगा, हो जाएगा। सिमिलरली है, चलो इसको मिटाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ लिया, अब रॉकेट वाला है तुम लोग का। सर जैसे वहाँ M2 लिए ना, और एक जगह M1 और M2 दोनों लिए थे। हाँ, तो इसमें जब एक्सेलरेशन तीनों का लेंगे ना, एक्सेलरेशन सबका इक्वल है। तो वो नहीं, जैसे M1 और M2 का कंबाइंड मास निकाल रहे हैं, फोर्स निकाल रहे हैं, उसमें M2 और M1 दोनों का मास ऐड हो रहा है। F2 फोर्स लग रहा है ना, उसमें इस डायरेक्शन लगा है ना, तो इसको ठेलेगा M3। अब F1 लेकिन बदल जाएगा, ये इस फिगर के लिए F1 नहीं था, इस फिगर के लिए F1 था। ठीक है, इस फिगर के लिए F1 में M2 नहीं होगा, M1 प्लस M2 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? F1 हम उस टाइम ये नहीं था, तो उस टाइम ये नहीं था, तो F1 क्या था? M2, खाली M2 था। लेकिन अब तीन फिगर के लिए F1 निकालेंगे तो दोनों का सम ऐड हो जाएगा। ठीक, तो मतलब वहाँ ये इस फिगर के लिए नहीं है, इस फिगर के लिए ये है, और ये है इस फिगर के लिए। तो उसमें सर सिर्फ इसमें M1 M2 तीन फिगर में अगर F1 निकालेंगे हाँ, तो F1 अगर निकालेंगे तीन फिगर में तो क्या होगा? F1 अगर निकालेंगे तो ये दो ऐड हो जाएगा, M2 प्लस M3, M2 प्लस और F बाय तीनों सम। M1 सर, हाँ, M1 M1 कैसे? यहाँ M1 नहीं है, नहीं, यहाँ तो मास, इसके बाद जो फोर्स का मास है, यहाँ दो मास ऐड हो जाएगा ना। नहीं समझ में आ रहा है तुम लोग? जब यहाँ से ये फोर्स लगा रहा है, F1 तो इस जगह लगा रहा है ना, तो इसके बाद क्या मास है वो लिखना है। सर दो वाला एक बार सुनो, समझा दीजिए। दो वाला, हाँ चलो ये वाला, चलो अब बताओ तुम। F1 एक ही है मास। हाँ देखो, यहाँ देखो, दो मास के लिए बोल रहे हैं। F1 जब निकालेंगे तो कौन सा मास लेंगे हम, उसके बाद क्या मास है?
सर अगर 4 ब्लॉक हुआ तो वहाँ पे M2 प्लस M3 प्लस M4। हाँ, आप समझाएंगे। अब मिटा देते हैं, चलो क्लियर है। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सर ये तो लिखा है ना। वो नहीं लिखेंगे, उसके एप्लीकेशन लिखेंगे। रॉकेट में क्या होता है, सम सब आते रहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ब्रैकेट में करते रॉकेट के लिए एप्लीकेशन पढ़ेंगे। रॉकेट एप्लीकेशन है। देखो ये इंस्टीट्यूट में है, तुम लोग कोर्स में है, क्या है देखो। अच्छा, एरोप्लेन को उड़ते हुए देखो, ठीक है। अगर कभी बैठोगे तो देखोगे एरोप्लेन कहाँ तक जा सकता है, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के ऊपर एरोप्लेन नहीं जा सकता है। क्यों ना, एरोप्लेन का प्रिंसिपल तुम लोग का है 6 या 8 या 9 चैप्टर्स में। किस तरह एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है, पंखा चल रहा है, हवा दे रहा है नीचे ना, पेपर क्यों ऊपर उड़ रहा है, उसको तो नीचे दब जाना चाहिए। कभी सोचे हो दिमाग से, ये तो हवा नीचे, इधर टेबल फैन नहीं चल रहा है, यहाँ पर सीलिंग फैन, लेकिन पेपर ऊपर क्यों उठ रहा है, तो प्रेशर देना चाहिए, उसको चिपक जाना चाहिए। यही प्रिंसिपल है जब चैप्टर 7 में हम 8 या 9 चैप्टर्स में पढ़ेंगे, हाँ, तो उस टाइम हम इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे, कैसे प्लेन उड़ता है। तो जो भी है, प्लेन कहाँ उड़ेगा, जहाँ तक तुम्हारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। लेकिन रॉकेट स्पेस में भी जाता है, रॉकेट के लिए एटमॉस्फेयर नहीं चाहिए। अब देखो रॉकेट के क्या होता है, रॉकेट में जैसे ये मान लो एक रॉकेट है, क्या होता है रॉकेट में, मान लो इसका मास है m और वेलोसिटी ऊपर उड़ रहा है कहीं भी टाइम v वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, तो नीचे क्या होगा, धुआं निकलता है ना, उसका वेलोसिटी मान लेते हैं u, मास में कुछ होगा। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ पर डिपेंड कर रहा है, वो नीचे फोर्स लगा रहा है, धुआं तो इसके लिए एटमॉस्फेयर की जरूरत नहीं है, स्पेस में भी जा सकता है, तभी ना वो मून तक पहुंच गया। अरे ठीक है, तो इसका मास हम लोग मान लिए, क्या है माने रे इसका, रॉकेट का मास। तो रॉकेट में मास क्या है, इसमें क्या है, फ्यूल है, फ्यूल है ना, और इसका भी मास है। तो फ्यूल का मास मान लेते हैं हम, कुछ मान लेते हैं, ये टोटल मास है। तो अगर फ्यूल निकालते जा रहा है तो कुछ मास तो घट जाएगा, ठीक है। और जैसे मास घटेगा वेलोसिटी बढ़ेगा, बताओ u इसका वेलोसिटी है, इसका मास कितना होना चाहिए, एग्री करते हो, बताओ क्या कंसेप्ट बताएं। रॉकेट किसी भी टाइम उड़ रहा है ऊपर, वहां से क्या होता है, एग्जिट हो रहा है क्या, धुआं, तो उसका तो कुछ मास होगा, तो धुआं का मास कितना लिए, तो इससे डेल टाइम घट जाएगा ना, टोटल मास से वो निकल गया। और वेलोसिटी पहले क्या था v, अभी वेलोसिटी बढ़ रहा है, धुआं निकल रहा है, तो कितना बढ़ा, यहाँ तक क्लियर है। तो लिखो, लेट अस कंसीडर, लिखो एक लाइन, ये लेट अस कंसीडर द टोटल मास ऑफ रॉकेट प्लस फ्यूल इज m, जैसे लेट किए हैं, and fuel is m, हाँ, the initial velocity of rocket is v, initial velocity of rocket is v, v लिया रॉकेट का, यू तो इधर धुआं कर लिया ना, हाँ। आफ्टर ejecting the smoke, the velocity will increase by delta v,
the velocity will increase by delta v and mass is decreased by delta m. Mass is decreased by delta m. If the initial velocity of smoke is u, then the mass of smoke will be delta m. Will be delta m. Then the mass of smoke. Will be delta m. डेल्टा एम होगा कि नहीं पहले बता लो, क्लियर है कि वहां घटा डेल्टा एम तो वहीं नहीं जाएगा। मास तो नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जितना मास था वो नीचे चला गया। अब देखो, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उसी में लिखना है। नीचे लाएंगे बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? m1 v1 इक्वल टू m2 v2। तो m1 जो इंक्रीज किया, कितना इंक्रीज किया रे? डेल्टा m इधर, और इधर क्या इंक्रीज किया? डिक्रीज किया डेल्टा m। दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए ना। तो वेलोसिटी क्या है बताओ? डेल्टा v इंटू मास क्या था? m इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, u इंटू डेल्टा m। देखो किसी का कोई प्रॉब्लम है? ठीक है। डेल्टा v इक्वल्स टू क्या होगा? बाय होगा, इतना दूर लिख कर लिखो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। मैथ स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन पढ़ा होगा, और इसे हम पढ़ाए हैं, सोमिन तो पढ़ा होगा हम, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा हम इंटीग्रेशन पढ़ाए थे। बायो स्टूडेंट थोड़ा देख लो, प्रॉब्लम नहीं है, उतना ज़्यादा यूज नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? लिमिट बैठाते हैं, मान लो v नॉट था और बाद में v हो गया, लिमिट अपने से बैठाओ, माइनस एक u कांस्टेंट है, यहाँ पर u कांस्टेंट है, यहाँ कर देते हैं m नॉट, यहाँ m लिमिट बैठा देते हैं, और 1/m डेल्टा m। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया लग रहा है। हाँ सेम चीज है, कुछ चीज लिखिए, खाली इंटीग्रेशन का साइन बैठाएं और कुछ किए। इंटीग्रेशन है डेफिनिट और इनडेफिनिट, दो तरह का इंटीग्रेशन होता है। डेफिनिट में लिमिट होगा, बताए थे हम, लिमिट बैठाएं, v नॉट मान लिया, ओरिजिनल इनिशियल था उसको v में कर लिया, यहाँ m नॉट सेम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में डेल्टा चेंज क्या होगा? वेरी स्मॉल टाइम के लिए d में बताते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ यस, देखो ये ठीक बोला, dv। और यहाँ क्या होगा? एक जगह लिख लो 1/m dm, माने 1/x, अगर 1/x होता है और dx इसका इंटीग्रेशन होता है log x, ये एक जगह फॉर्मूला लिख लो। ये फॉर्मूला लिख लो 1/x का। तो देखो यहाँ पे m नॉट और m 1/m dx, इंस्टेंट वेरी शॉर्ट टाइम के लिए 1/m dm। तो इसके लिए लॉग लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। यहाँ क्या होगा रे? dv का इंटीग्रेशन क्या होगा? v, लिमिट बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? v माइनस, यस, इधर माइनस u, लिमिट एक बार अपर माइनस लोअर, और dv की जगह v। हम स्टेप जंप किए, कोई दिक्कत नहीं ना है?
सिर्फ में स्टेप जंप मत कीजिए, तो समझ लो। चलो स्टेप जंप करने मना कर रहा है। चलो इसका इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट बेटा v नॉट v, इसका इंटीग्रेशन होगा log नेचुरल बेस m नॉट m। चलो कहीं स्टेप जंप नहीं किए, ठीक है, कहीं स्टेप हम जंप नहीं किए। So D कहाँ चला गया? dm और इंटीग्रेशन के बदले ये बैठ गया ना, देखो यहाँ डी गया, सर इसमें डी गया। आगे में जो V और V0 है और DV। हाँ तो dv का इंटीग्रेशन भी होता है, dv का इंटीग्रेशन भी होता है, लिखा है पहला दिन देखना, ठीक है, यहाँ समझ में आया। इसके बाद वाले स्टेप देखो, एक बार अपर लिमिट लिखेंगे, एक बार ये इधर क्या होगा बताओ, लॉग हाँ देखो माइनस में डिवाइड हो जाता है लॉग में, और प्लस में इंटू होता है। यहाँ एक ही लॉग लिखना, यहाँ एक ही लॉग होगा, यू लॉग ई लॉग ई एम बाय एम नॉट, ये उसको ये फाइनल रॉकेट का क्या वेलोसिटी होगा इससे कैलकुलेट होगा, लिखा समझ में। अब इसमें एक बाकी है, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शंस और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस क्या है, और सर्कुलर, और एक क्लास लगेगा इसको कंप्लीट करने में, और एक क्लास माने आज हो गया मंडे, वेडनेसडे को होगा कंप्लीट, कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट डे फिर नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। चलो